क्या पढ़ रहे थे हम? फिजिक्स पढ़ रहे थे, बहुत बढ़िया। अच्छा, फिजिक्स में सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे थे। हैं? बॉम्ब अगर वैक्यूम में फोड़ेंगे तो क्या होगा? फूटेगा ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है फूटना। एक मिनट, एक मिनट, यू रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर कंबशन। कौन सा वाला? न्यूक्लियर बॉम्ब है? अरे सुनो, एक मिनट, पिक्चरें देख के फिजिक्स के सवाल मत किया करो। क्या? जा, बावड़े कहीं। चलो कोई बात, सवाल तो सवाल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर हाँ, जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बॉम्ब को जो इग्निशन की रिक्वायरमेंट है वो वैक्यूम में हो ही नहीं सकती, तो वैक्यूम में बॉम्ब नहीं फूटेगा। हाँ, अगर फूट भी गया किसी तरह से तो आपको आवाज नहीं आएगी। आवाज कैसे आएगी? वैक्यूम है तो। क्या हुआ बेटा? है बेटा? ठीक है। डीजे? कौन डीजे सर? अच्छा, फिजिक्स की। तो मैंने बोला तो था ग्रेविटेशन। डीजे सर? नहीं, मेरे को पता नहीं है, पर पता लग जाएगा, उसमें क्या हो गया। अरे भाई, तुम पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो। तुम्हारा काम है पढ़ाई पे कंसंट्रेट करना, ना कि मास्टरों को जज करना। पढ़ाई पे ध्यान दो तुम लोग। तुम क्या जज करोगे भाई अभी मास्टर्स को? हाँ, मास्टर जज करने लगे तुम? वाह, बहुत बड़े हो गए। इधर ध्यान दो। चलो चलो, लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पढ़ा था, राइट? और बॉम्ब एक्सप्लोजन। मैंने वो अलग क्वेश्चन कराया था बॉम्ब एक्सप्लोजन के अंदर। सुई फुट। चल, चलो भाई। बेटा, अब जो टॉपिक देख रहे हो ये थोड़ा खतरनाक हो जाएगा आपके लिए, पढ़ोगे नहीं तो। बहुत ध्यान देंगे, हेडिंग डालेंगे इम्पुल्स। इम्पुल्स, वेरी वेरी सिंपल टॉपिक। इम्पुल्स। अच्छा सुनो, इम्पल्स की एक सिंपल डेफिनेशन, आपस में बातें बंद। गैंग मेंबर्स इधर ध्यान दो। चलो भाई। नहीं नहीं, इनका क्या गैंग बनेगा, मैं हूं गैंग का लीडर तो। अपनी गैंग के मेंबर्स ही तो हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूं, अब सुनो, अपनी गैंग का नाम रखते हैं बिच्छू गैंग, ईगल गैंग। कौन सी गैंग? जादू? कट्टू गैंग? भाई लोग गलत समझ लेंगे, कट्टू गैंग। चलो चलो, अच्छा इधर आओ, इधर आओ। अब गैंग के नाम मत बताओ और इधर ध्यान दो, सुन लो। बस, बस। स्टॉप एनी डिस्कशन नाउ एंड लिसन टू मी वेरी वेरी केयरफुली। सुनो, इंपल्स का मतलब क्या होता है? इंपल्स मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, हमें इंपल्सिव डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। अरे, बोलते हैं ना, इंपल्सिव डिसीजंस आर वेरी बैड डिसीजंस। इंपल्सिव का मतलब क्या होता है? एकदम सुना और फट। देखो, दो टर्म होते हैं इंग्लिश में बहुत अच्छे अच्छे, एक होता है रिएक्ट करना, एक होता है रिस्पॉन्ड करना। रिएक्शन क्या होता है? हाथों हाथ किसी ने आपको कुछ बोला और आपने रिएक्शन दे दिया। और जब आदमी रिएक्ट करना छोड़ के रिस्पॉन्ड करने लग जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोच समझ के जवाब देना। तो रिएक्शन इज ऑलवेज इंपल्सिव।
रिएक्शन कैसा होता है? इंपल्सिव होता है। और रिस्पॉन्स जो है वो थोड़ा रुक कर आता है, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, ऐसे लिखते हैं ना, कभी ऐसे लिखते हैं वेटिंग फॉर योर रिएक्शन, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, है ना। वी विल रिस्पॉन्ड शॉर्टली, वी विल रिएक्ट शॉर्टली, ऐसा लिखा देखा है कभी? तो इसीलिए रिस्पॉन्स देना चाहिए, किसी भी चीज का क्या देना चाहिए? हर चीज पे रिएक्शन देना जरूरी। फिर आप भी वैसे ही बन जाएंगे, वो जो जी न्यूज आज तक के ऊपर लड़ते भिड़ते आते रहते हैं ना नेता, ढै ढै ढूं ढूं, और एक को म्यूट कर देते हैं, वो बेचारा बोलता रहता है, चले इसे म्यूट करो रे, डिग 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 डिग। औकात क्या छोड़ी है देखो इन लोगों की। तो इसीलिए जो लोग रिएक्शन ज्यादा देते हैं ना, उन लोगों की इज्जत भी उसी हिसाब से नीचे चली जाती है। यू शुड ऑलवेज ट्राई टू बी रिस्पॉन्सिव रादर देन रिएक्टिव, ठीक है। अब ये तो चलो अंग्रेजी की बात हो गई, अब बात करेंगे इम्पल्स। तो इम्पल्सिव का मतलब क्या है? हाथों हाथ। तुमने कुछ बोला, तुमने मान लो किसी को जाके चांटा मारा, अब वो सोच रहा है इसे मारूं कि नहीं मारूं, छोड़ो, कौन मारे, छोड़ो। कहीं अब जैसे बीवी गुस्सा हो गई, तो या तो मैं हाथों हाथ ही उसके पीछे पड़ जाऊं, नहीं 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 मान मान मान, या फिर आधे घंटे बाद जाऊं उसके पास में मिठाई विठाई चॉकलेट वॉकलेट लेके, अब तो मान जा भाई। तो दैट इज माई रिस्पॉन्स, नॉट माई इंपल्सिव रिएक्शन। समझ रहे हो? तो ऐसे ही इंपल्स का मतलब होता है झटका। इंपल्स का मतलब क्या होता है? जब भी तुम्हें किसी क्वेश्चन में झटके की फील आए, तो हर क्वेश्चन में आती है सर, क्वेश्चन देखते ही झटका। तो जब भी किसी क्वेश्चन में बॉडीज के टकराने से या बॉडीज के रिलीज करने से तुम्हें ऐसी फील आए जिसमें क्या लग रहा है? झटका, तो इंपल्स की बात आती है, ठीक है। तो एक लाइन लिख लो, वेन एवर यू गेट अ फील ऑफ झटका, वेन एवर यू गेट अ फील ऑफ झटका, अबे शॉक नहीं झटका लिख, शॉक करंट में लगता है। वेन एवर यू गेट अ फील ऑफ झटका, देन वी टॉक अबाउट इंपल्स, देन वी टॉक अबाउट इंपल्स, झटका। whenever we talk about झटका, we talk about impulse, ठीक है बेटा। तो होता क्या है, असल में एक बहुत बड़ी फोर्स एक बहुत छोटे टाइम के लिए एक्ट करती है। कैसी फोर्स? बहुत बड़ी फोर्स फॉर अ वेरी वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब ऐसा तो नहीं है कि मान लो किसी को सिक्सर मारना है, तो छक्का मारने के लिए भाई साहब बॉल आएगी, फिर बैट के चिपक जाएगी, फिर बैट उसे लेकर जाएगा, बाउंड्री के पार छोड़ के आएगा, ऐसे होता है क्या? यही टक करते हैं। अच्छा, और ऐसा भी नहीं है कि इसमें टाइम बहुत सारा लगता है, ठक शॉट मारते हैं, अच्छा उस समय दम बहुत ज्यादा लगाना पड़ता है, बहुत कम, बहुत बड़ा दम होता है, पर टाइम ड्यूरेशन क्या होता है? वेरी वेरी स्मॉल। अब वो जो छोटा सा टाइम ड्यूरेशन है, उस टाइम ड्यूरेशन में फोर्स कितनी लगी? बहुत बड़ी। तो उस जगह झटके की फील आई। कैसी फील आई? झटके की। जैसे तेरा आई कार्ड दे बेटा एक बार, इस आई कार्ड को ही अगर देख लो तो इसमें झटके की फील लाते हैं तुम्हें, देखना जरा। इस आई कार्ड को है ना, मैं नीचे से ऐसे मार रहा हूं, तो इस पे कोई झटका लगा क्या? नहीं लगा। नीचे से ऐसे मारा, रस्सी क्या हो गई? ढीली हो गई। पर यही सोच, इसको मैं ऐसे पकड़ के ढीली रस्सी को रिलीज करता, झटका लगा, झटका लगा। यहां पहुंचने के बाद वापस थोड़ा दड़दड़ हुआ उसके साथ, हुआ कि नहीं? देखो तो सही, थोड़ा सा हिला ना वो, तो ये झटका है। अब इस आई कार्ड को मैं ऐसे मारूं, देखो ऐसे, तो ये झटका लगा क्या इस पे? ये झटका नहीं है। इस आई कार्ड पे ऐसे मारूं तो भी झटका, और आई कार्ड पे ऐसे मारूं अगर, झटका है। देखो ये ऐसे मारा, बाल होते तो बचा लेते मेरे को, है ना। हाँ, अब इधर देखो, तो तुम्हें ये बात समझ में आई झटका कैसे लग रहा है? इसी आई कार्ड को ऐसे मारा तो झटका था, ऐसे मारा तो नहीं था, और ऐसे मारा तो भी नहीं था। तो इससे हमें क्या फील आती है कि झटके के लिए फोर्सेस भी अलग तरह की होती हैं, उनकी डायरेक्शन भी चेक करनी पड़ती है। यानी कि झटका डिपेंडेंट फोर्सेस हैं क्या? जरूरी नहीं है कि कोई फोर्स से झटका लगेगा, और जरूरी नहीं है कि कोई फोर्स से झटका नहीं लगेगा। पर एक चीज सोच के देख, क्या ग्रेविटेशनल फोर्स से झटका लग सकता है? एमजी झटका मारती है तेरे पे, एक कदम चल धट, एक कदम चल धट, ऐसे लगती है क्या ग्रेविटी? परमानेंट लग रही है ना। तो जो फोर्सेस लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए लगती हैं, वो झटके वाली फोर्सेस हो ही नहीं सकती। और जो फोर्सेस शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लगती हैं, जैसे टक्कर वाली फोर्सेस। कैसी फोर्सेस? जैसे टेंशन, क्या बेटा केस डिपेंडेंट है? नॉर्मल, क्या केस डिपेंडेंट है? अरे दो बॉडीज टकराई तो झटके की फीलिंग आई ना। किसकी फीलिंग आई?
तो दो बॉडीज के टकराने पे झटके की फीलिंग आती है, पर क्या रखी रखी बॉडी पर भी नॉर्मल लगती है? तो केस डिपेंडेंट है। कैसी है बेटा? स्प्रिंग फोर्स में झटके की फीलिंग आ सकती है क्या? सोच के देख, दिमाग लगा। स्प्रिंग तो खिंच भी जाती है और कंप्रेस भी हो जाती है, काहे की झटके की फीलिंग? यहां अगर मैं स्प्रिंग लटका रखी होती और स्प्रिंग के ऊपर मैं ऐसे यूं दम लगाता तो वो तो खिंच जाती ना। झटका तो इसलिए लगा क्योंकि रस्सी थी जो ना तो लंबी हो सकती है ना छोटी हो सकती है। अरे बोलना भाई, स्प्रिंग के साथ क्या फायदा है? ऐसे मारता तो कंप्रेस हो जाती और ऊपर से मारूंगा तो एक्सटेंड हो जाएगी, झटका थोड़ी लगेगा। क्या बेटा? हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। बल्कि आप लोगों को जर्क ना लगे इसके लिए हम लोग शॉकर्स लगाते हैं, और वो शॉकर्स किसके होते हैं? स्प्रिंग के होते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा, सोचा होगा, समझा होगा कि झटके वाली फोर्सेस अलग हैं और नॉन झटके वाली फोर्सेस। इसी से हम लोगों ने फोर्सेस के भी दो पार्ट्स कर दिए। क्या क्या पार्ट्स कर दिए? इंपल्सिव फोर्सेस और नॉन इंपल्सिव फोर्सेस। क्या नाम दिया उनको? इंपल्सिव और नॉन इंपल्सिव। और बोला कि इंपल्सिव फोर्सेस को इंपल्सिव फोर्सेस ही बैलेंस कर सकती हैं, क्योंकि नॉन इंपल्सिव की क्या औकात है उनके आगे। ठीक है ना? जैसे मान ले एमजी है, 2 किलो की बॉल है, जमीन पे जाके तूने टप्पा मारा, तो याद कर ऐसे क्वेश्चन में अपन ने एफ एवरेज निकाली थी तो नॉर्मल कितनी बड़ी आई थी? एनएलएम पढ़ा था। एनएलएम में ऐसे वाले सवाल किए थे ना बेटा कि बॉल आपकी आई, नीचे यहां पर टकराई मान लो 10 मीटर पर सेकंड से, टाइम छोटा सा ले लिया हम लोगों ने, मान लो 10⁻³ सेकंड का। तो बताओ यहां पर नॉर्मल की वैल्यू क्या होगी? याद है कुछ ऐसा? एफ एवरेज डेल्टा टी करके आपने निकाला था, डेल्टा पी इज इक्वल टू एफ एवरेज टाइम्स ऑफ डेल्टा टी। कुछ याद आ रहा है ऐसा? तो इसमें डेल्टा टी क्योंकि बहुत छोटा था, इस कारण से एफ एवरेज क्या आई थी? बहुत बड़ी। याद है? एफ एवरेज बहुत बड़ी होने के कारण मैंने क्या बोला था? अब मान ले बॉल थी 1 किलो की, तो 1 किलो का एमजी कितना होगा? 10 न्यूटन। यस और नो? और ये आई थी, मान ले, मानने को बोल रहा हूं बस, है ना, मान ले इसकी वैल्यू आई थी 20,000 न्यूटन। ये तो बहुत बड़ी है ना बेटा 10 के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि ये इंपल्सिव थी। ये क्या थी? और ये एमजी क्या होती है? नॉन इंपल्सिव। हमेशा ही लग रही है, पर ये सिर्फ कब कर लग रही है? जब टक्कर हो रही है। तो जनरली टक्कर वाली फोर्सेस इंपल्सिव ही होती हैं। जनरली टक्कर वाली फोर्सेस कैसी होती हैं? इंपल्सिव ही होती हैं, ऐसा देखा गया है। क्या ये बात क्लियर है? पक्का? तो यहां पर लिखो, इंपल्स में एक लाइन तो लिखी ली, अगली लाइन में लिखो व्हेन लार्ज फोर्सेज एक्ट फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। लिखो लिखो, व्हेन लार्ज फोर्सेज एक्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। When large forces act for a very short duration of time, then we talk about impulse. When large forces act for a very small duration of time, then we talk about impulse. ठीक है बेटा? तो ये बहुत लार्ज फोर्सेस और टाइम ड्यूरेशन बहुत छोटा। ये ग्राफ पहले भी बनाया था। हाँ, और इसको कैसे लिखते हैं बेटा? जे से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी, या फिर सीधे क्या बोल दो, डेल्टा पी, या इस केस में डीपी। न्यूटन का दूसरा नियम अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या है? न्यूटन सेकंड लॉ है बेटा। अरे बोलना, एफ इक्वल्स टू डीपी बाई डी टी तो है। इसको इंपल्स बोलते हैं। जे रिप्रेजेंट किससे करते हैं? इंपल्स को जे से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी डायरेक्शन वही है जो आपके चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन है। सब चीजें लिख लो इसके बारे में। वेक्टर है, यूनिट बोलो बेटा इसकी। अरे यूनिट तो बता दो। न्यूटन सेकंड
न्यूटन सेकंड नहीं आ रहा? न्यूटन सेकंड भी होती है और बेटा केजी मीटर पर सेकंड भी होती है, बोलो एक ही बात है। चेंज इन मोमेंटम है ना, तो मोमेंटम केजी मीटर पर सेकंड। डायरेक्शन बोलो, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, सिंपल सिंपल सी बात। नए जूते लेकर आया है? बढ़िया, स्मार्ट जूते हैं यार। कहाँ से लाया? हैं? तलवंडी में एक नया शोरूम खुला है? अच्छा, कौन सी कंपनी का? निक्की का? आबी बास की याद मत दिलाओ। आबी बास के जूते मैंने पहने थे ना, नहीं मेरा तो आदि बास था। आदि बास। अरे ठीक है, घर वालों को लगा इसको तो आदि बास ही पहना दो। अरे भाई बहुत महंगे जूते आते थे। 500 रुपए के जूते तो ऐसे होते थे कि मतलब 500 के जूते। और वो जो एक बार जूता दिला दिया 3-4 साल वही पहनो। तुम्हारे तो ऐसे अलग अलग होते थे, स्कूल के अलग बाहर के अलग, है ना? हमारे तो स्कूल के बाहर के सब एक ही हैं। जहां भी जाना है ये स्कूल के जूते मोजे पहन के ही जाना है, बाहर जाने का मतलब। मेरे को बाटा के जूते दिलाते थे, बाटा के। फिर बाटा के अच्छे जूते आते हैं। चलो हो गया बेटा ये, जल्दी से लिखो। इसके अंदर लिखो बेटा, देर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस। देर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस। अरे जल्दी जल्दी, बातें बंद। टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस। एक कौन सी हो गई बेटा? इंपल्सिव। और दूसरी कौन सी हो गई? नॉन इंपल्सिव। इन फोर्सेस की खास बात, इंपल्सिव के एग्जाम्पल लिख लेना, टक्कर वाली फोर्सेस। नॉर्मल, टेंशन, कुछ केसेस में फ्रिक्शन भी। केस डिपेंडेंट है ये सब, है ना? और नॉन इंपल्सिव के अंदर ग्रेविटेशनल, स्प्रिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक, नॉन इंपल्सिव। आपको कोई बोले ग्रेविटी इंपल्सिव है तो बिल्कुल नहीं, है ना? किसी भी हाल में नहीं। और ये लिख के एक लाइन लिखो स्टार बना के जल्दी से, एन इंपल्सिव फोर्स। नहीं लिखा? तो जल्दी लिखो ना, फिर देख क्या रहे हो? इसके जूते का कलर और इस पेन का कलर सेम है एकदम। सेल वेल चल रही है क्या आजकल? है? कितना परसेंट? बस, ज्यादा नहीं है फिर तो। दिवाली में ज्यादा आएगी ना। मेरे को ऐसा नाइकी के जूते अब जचते भी नहीं है। नहीं नहीं, मेरे को चाहिए कंफर्टेबल शूज। हाँ। मैं स्केचर्स की जो सबसे नया इन्वेंशन आया था ना वो लेकर आया, पिलर वाले जूते। इसमें पिलर्स हैं, पिलर्स। नॉर्मल का डिस्ट्रीब्यूशन है। एसी बंद कर दूं? कम कर देते हैं। ओ भाई, टेम्परेचर क्या कर रखा तुम लोगों ने इसका? 20 डिग्री पे चला रखा है। तुम्हारा बस चले तुम तो 16 पे चला लो। लिखो,
An impulsive force can only be balanced by an impulsive force. An impulsive force can only be balanced, लिख. An impulsive force can only be balanced by an impulsive force. An impulsive force can only be balanced by a an impulsive force can only be balanced by an impulsive force. ठीक है. इंपल्सिव फोर्स को इंपल्सिव फोर्स ही बैलेंस कर सकती है, नॉन इंपल्सिव फोर्सेस की औकात नहीं होती. अगली लाइन में एरिया अंडर एफटी ग्राफ, एरिया अंडर एफटी ग्राफ गिव्स अस, बोलो क्या देगा, इंपल्स या फिर चेंज इन मोमेंटम, एक ही बात. एरिया अंडर एफटी ग्राफ गिव्स अस चेंज इन मोमेंटम और इंपल्स. एरिया अंडर एफटी ग्राफ गिव्स अस चेंज इन मोमेंटम और इंपल्स. ठीक है बच्चों, हो गया ये. तुमने वो देखा है, वो लोग वो बड़ी बड़ी सी वो जिम बॉल्स होती हैं, जिम बॉल्स पकड़ लेते हैं और आमने सामने से आके टकराते हैं, देखा है. उसके अंदर देखा है एक आदमी उड़ता हुआ जाता है, हमेशा फनी वीडियोस आते हैं उसके. तो वो एक आदमी उड़ता हुआ जो जाता है वो सब यही है, वो नॉर्मल का इंपल्सिव नेचर है. इतना जोर का झटका लगता है ना, हो सकता है अब 10 फुट दूर जाके उछल जाओ. समझ गए ना. मेरे को याद दिलाना, कल अपन क्लास में करेंगे उस चीज को. मैं लेकर आऊंगा, तभी तो बोल रहा हूँ याद दिलाने को. और क्या, और कौन सी भाषा में बोलूं. कल करेंगे है ना. क्या हो गया, डर लग रहा है. इसके साथ करूंगा, इसके इससे यहां टकराऊंगा, इसको वहां स्पीकर पे बैठेगा ये जाके सीधे. नहीं करना पार्टिसिपेट तो रहने दो, फिर नहीं करेंगे. करना है तो मैं कल लेकर आऊंगा, तुम्हें झटके की फील दिलाऊंगा एकदम मस्त, है ना. आ जाओ. बस मेरे को याद दिला देना, मुझे याद नहीं दिलाया तो खत्म है खेल, है ना. क्या 4 बजे सुबह नहीं करना है, सुबह 8 बजे बताना मेरे को. अच्छा, उस समय क्लास होती है. हाँ, जैसे तुम मोबाइल नहीं चलाते क्लास के बीच में, ऐसे बोल रहे हो. चलो. बेटा ये बॉल टकराती है, टकरा के वापस 10 मीटर पर सेकंड से चली जाती है. ठीक है. आपको बताना है एन की वैल्यू कितनी है, एन नॉर्मल, और टाइम जो है कांटेक्ट का वो सिर्फ 10 की पावर -3 सेकंड है. एक और एक, 2 बॉल लानी पड़ेगी मेरे को, है ना. हाँ 2 लानी पड़ेगी, और हवा भी भरनी पड़ेगी. हवा क्या मुंह से भरेगा उसमें, बावड़ा है क्या बिल्कुल ही. उसमें ऐसे हवा नहीं भरती, गुब्बारा नहीं है, बॉल है. पंप लगेगा, वही तो बोल रहा हूँ. नहीं, पंप तो मेरे पास गाड़ी में पड़ा हुआ है, तो तुम ही को दे दूंगा, तुम ही भर लेना. आंसर 40,000. चलो जल्दी बताओ, 2 किलो की बॉल है ना बेटा, तो नीचे वाला मोमेंटम कितना हो गया. अरे यार 20, और ऊपर वाला भी कितना हो गया 20. तुम ये सवाल भी भूल गए क्या. तो डेल्टा पी कितना हो गया, डेल्टा पी बोल. 20 जुड़ेगा घटेगा, तो 20 माइनस -20, फाइनल माइनस इनिशियल, यही होता है ना. तो 40 केजी मीटर पर सेकेंड. क्या डेल्टा पी ही आपका जे होता है असल में. अगर कोई पूछे इंपल्स कितनी है तो यही आंसर है. अरे सुन तो ले, डेल्टा पी तो होता है, टाइम की जरूरत ही नहीं है अभी तो. मैं तो बोल रहा हूं, अगर कोई आपसे क्वेश्चन में बस ये पूछता कि इंपल्स निकालो, तो इंपल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, आ तो गया. पर अगर इंपल्सिव फोर्स निकालने को बोले तो आंसर क्या होगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, 40 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एवरेज इंटू डेल्टा टी. बोलो. तो सांप हटा दो, एवरेज ही ले रहे हो तो इज इक्वल टू एफ एवरेज डेल्टा टी. ठीक है.
तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा 40 अपॉन डेल्टा टी कितना है बोलो, इज इक्वल टू कितना बेटा एफ एवरेज, ये ऊपर जाएगा क्या 10 की पावर 3 बन गए, तो क्या 40,000 आ जाएगा, एफ एवरेज हो गया 40,000 न्यूटन। अब तुम खुद सोच लो कि ये फोर्स बड़ी है या इसका mg बड़ा है, mg की वैल्यू बोल 20 न्यूटन, और ये फोर्स क्या आ रही है 40,000, कोई औकात है उसकी इसके आगे, कहां से बैलेंस करेगा तो कभी भी नॉन इंपल्सिव फोर्सेस इंपल्सिव फोर्स को बैलेंस, स्प्रिंग ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रोस्टैटिक ये सब बेकार हो जाती हैं इंपल्सिव फोर्सेस के आगे, समझ गए, इंपल्स। अरे हो गया क्या, चलो क्या हो गया, क्या पता नहीं क्या बोल रहा, इसका एक्सपेरिमेंट भी करना है, ले आऊंगा मैं तो क्लास में, मुझे क्या है, तुम ले आओगे, रहने दो भाई साहब, बस बस। अरे यार बातें क्यों हो रही हैं, चुपचाप से बनाओ ना इसको, बातें क्यों करने लग जाते हो, एनसीसी के ट्रेनिंग कैंप के अंदर वो जो बंदूकें चलवाते हैं ना, कंधे उतर जाते लोगों के, बताया था ना मैंने, ये वही चीज है बेटा, तुम्हारे नहीं उतरे, हमारे तो, हमारे वाले में तो 2 लोगों के उतर गए थे, 100 करीब लोग थे, 100 में से 2 के उतरे थे। अरे तो होता है भाई, कोई कोई कमजोर आदमी भी हो सकता है, मतलब सब तुम्हारी तरह स्ट्रांग थोड़ी होता है बेटा, हाँ मतलब वो ठीक है दिमागी रूप से कमजोर हो गए तुम लोग, पर तो भी कोई बात। चलो आ जाओ, मुझे ये बता इनिशियली जब ये गन रेस्ट पे है, इसके अंदर गोली भी थी, जब गोली चली ही नहीं है तो इनिशियल मोमेंटम क्या लिखोगे, 0, अरे बोलना भाई, फाइनली जब गोली चल गई तो पी फाइनल क्या लिखोगे, भाई बंदूक चली तो गोली जा रही है, तो मास ऑफ द बुलेट इनटू वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, बोलो, प्लस मास ऑफ द गन इनटू वेलोसिटी ऑफ द गन, क्योंकि उसको रिकॉइल मिलेगी, मुझे नहीं पता कहां जा रही है, मैंने तो सिंपली बस लिख दिया, मुझे गन की वेलोसिटी कैलकुलेट करके दिखानी है क्या होगी, बोलो भाई। तो एक चीज बताओ, सिस्टम पे नेट फोर्स क्या है, जितनी फोर्स बंदूक ने गोली पर आगे लगाई होगी उतनी क्या गोली ने बंदूक पे पीछे, क्योंकि सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है, इसीलिए हम लोग क्या अप्लाई कर सकते हैं, मोमेंटम का कंजर्वेशन, मतलब पी इनिशियल इक्वल्स टू पी फाइनल, तो बोलो क्या लिखूंगा बेटा, पी इनिशियल 0 इज इक्वल टू एमबीवीबी प्लस एमजीवीजी, नहीं आया समझ,
तो यहां से बेटा वीजी की वैल्यू देखो अपने आप ही नेगेटिव आ गई, माइनस एम बी वी बी अपॉन एम जी। तुम्हें ये समझ में आई बात? तो ये बस ये वेलोसिटी ऑफ द गन निकालने का एक सिंपल सा तरीका, नेगेटिव साइन आपको ये बता देता है कि गन जो है रिकॉइल होके पीछे जाती है ना। इसके अंदर दिमाग मत लगाना पिक्चरों वाला, या पिक्चरों वाला दिमाग लगाने लग जाओगे सर पिक्चर में तो सलमान खान यूं चलते चलते रॉकेट लॉन्चर चला देता है ना। हाँ, ऐसे नहीं होता है, ठीक है, वो फालतू दिखाते हैं। पिक्चर के अंदर तो भाई साहब एक साउथ की पिक्चर देखी थी मैंने, एक हीरो घोड़ा भगा के ले जा रहा होता है, तबड़िक तबड़िक तबड़िक, आगे से ट्रक आ जाता है, ट्रक के नीचे से घोड़े को स्लाइड करा देता है, और स्लाइड करने के बाद घोड़ा खड़ा भी हो जाता है। ओ भाई अनसंटी चलता है। अरे वहां की पिक्चरों में एकदम लेवल ही अलग होता है। एक तो पिक्चर देखी थी उसमें हीरो को करंट लगाते हैं, तो हीरो उल्टा पावर प्लांट को करंट लगा देता है। मजाक नहीं कर रहा, अरे सच्ची बोल रहा हूं भाई। हीरो को ऐसे यूं चीजें पहना देते हैं, बहुत सारी तार वार हीरो से जोड़ देते हैं, और उधर से पावर प्लांट को ऑन कर देते हैं, तो हीरो यूं बैठा होता है, एकदम से उसमें कोई शक्ति आती है, वो अपने दांत पीसता है, और ऐसे दांत पीसता है, उधर पावर प्लांट को करंट लगता है, वो उड़ जाता है। भैया सच में पिक्चर का सीन है, मैं गलत पिक्चरें देख रहा हूं क्या? नहीं नहीं सही में, तूने भी देखी है पिक्चर, तू भी गलत ही देख रहा है। अब मेरे को एक चीज बताओ, आपसे बोला जाता है कि काइनेटिक एनर्जी कंपेयर करो, अरे आपसे क्या बोला जाता है? काइनेटिक एनर्जी कंपेयर करो। अब काइनेटिक एनर्जी जो है उसकी प्रोपोर्शनलिटी पूछी जाती है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट का रेशो जो है वो क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट का रेशो क्या होगा? तो वेलोसिटी के वैल्यू तो हम लोग पुट कर देते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं आती, पर मैं आप लोगों से ये बोल रहा हूं कि यहां पर कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी है या मोमेंटम है? मोमेंटम कांस्टेंट है ना। तो अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो हमें क्या कंपेयर करना चाहिए, पी स्क्वायर बाय 2m या हाफ एम वी स्क्वायर? पी स्क्वायर बाय 2m। क्या पी स्क्वायर बाय 2m जब हम काइनेटिक एनर्जी को लिखते हैं तो क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास आ जाती है? और अगर काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वायर लिखें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास आती है। तो क्या यहां गलती होने के बहुत सारे चांसेस हैं? यहां पर पी स्क्वायर बाय 2m लगाना है या हाफ एम वी स्क्वायर? फील आ गई इस बात की? तो बोल, अगर मैं तुझे बोलूं कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गन अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट लिखो, तो क्या कंपेयर करना है? पी स्क्वायर बाय 2m, यानी कि इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है मास के साथ। मास के साथ अगर इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी है तो बोलो ऊपर किसका मास आएगा? बुलेट का। नीचे किसका आएगा? बात समझ आ गई? बहुत सारे लोगों को लगता है गलत लिखवा दिया मास्टर ने, ये सही है। एक मास्टर ने एक बच्चे को बता दिया था, एक बच्चा गया कॉपी लेके, सर ये समझा दो, उसने बोला तेरे मास्टर ने गलत लिखवा दिया। समझ गए ना? गलत नहीं लिखवाया था वो, मास्टर को आता नहीं था, दूसरे वाले को, जिसने बोला था कि तेरे टीचर ने क्लास में गलत लिखवा दिया। तो इसीलिए बोल रहा हूं ध्यान से, यहां क्या कंजर्व्ड है? मोमेंटम एंड नॉट काइनेटिक एनर्जी। तो इन बातों को बहुत समझना पड़ता है, सोचना पड़ता है, ध्यान रखिएगा। ऐसे ये साइड में लिख लेना के ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम। और कौन से फॉर्मूले से लिखते हैं ये अपन? पी स्क्वायर बाय, किसी को भी जरा भी डर हो तो ये भी लिख लेना साथ। हो गया क्या है? चलो, एसी ज्यादा ठंडा कर रहा है क्या?
अरे ये सेट टेम्परेचर वापस कैसे 20 हो गया? थोड़ी देर बंद है, किसने कर रखा है? कौन है मोबाइल वाला? नहीं, अगर किसी ने कर रखा है ना, तो मैं सही बता रहा हूँ, नीट की कसम है भाई साहब, बता दो कौन है। 1 मिनट बातें नहीं, किसने किया है? ईमानदारी से बता दो, कोई बात नहीं, मैं डांट नहीं रहा। तूने किया है? बेटा मत कर टेम्परेचर से खेल, ठीक है? अभी किसी को सर्दी लग जाएगी जबरदस्ती, क्या मतलब है? ओके बेटा, चलो आ जाओ। अरे कोई भी अब अगर मोबाइल से कनेक्ट करेगा ना इस रिमोट को, तो सिलेक्शन नहीं होगा। कर लो अब कनेक्ट। है? सेटिंग नहीं होगी? नहीं नहीं, देखो, घर वाले तुम्हारे पकड़ के तुम कुछ भी करो, शादी तो करा ही देंगे। और मजे की बात, ऐसी लड़की भी मिल जाएगी। अब तुम सोच लो कैसी मिलेगी। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आओ, बैलिस्टिक पेंडुलम आइए। बहुत सारे लोग ऐप सर्च करने लगे कौन सी है। भैया ज्यादा बातें नहीं हो रही क्या आज? शांत रहो थोड़ा सा, बहुत हो गई बातें। मजाक मस्ती थोड़ी ना चल रही है। चलो इधर देखो बेटा, इनिशियली ये बड़ा एम तो किस पे? रेस्ट पे। छोटे एम वाली बुलेट जो है वो इसके पास में आ रही है विद वेलोसिटी यू। आपको ये बोला हुआ है कि टक्कर के बाद में बुलेट गेट्स एम्बेडेड इन द ब्लॉक। क्या लिखते हैं बेटा? बुलेट गेट्स एम्बेडेड इन द ब्लॉक। और फिर आपसे ये पूछा जाता है ये कितनी हाइट ऊपर जाएगा। फिर आपसे क्या पूछा जाता है? कितनी हाइट ऊपर जाएगा। बातें मत करो यार। यहां ये टक्कर हुई, टक्कर हुई तो क्या हुआ बेटा? ये ऊंचा उठ गया। तो अल्टीमेटली इसकी फाइनल कंडीशन के अंदर ये ब्लॉक कितना ऊपर है। और बुलेट क्योंकि इसमें समा चुकी है, तो इसका मास क्या बेटा? एम प्लस छोटा एम हो गया। पक्का? इसकी लेंथ आपको एल दे दी, ये वाला एंगल क्या मान लिया हमने? थीटा। तो शायद आप लोग इतना तो देख पाएंगे कि ये अगर एल है तो ये वाली लेंथ क्या होगी? ये होगी एल कॉस थीटा। तो ये एच की वैल्यू क्या होगी? एल माइनस एल कॉस थीटा। ठीक है? चलो ये तो आगे की कहानी। अब हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या बेटा? टक्कर होगी, मोमेंटम कंजर्व होगा, मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करें। इनिशियल मोमेंटम बोल। क्या बेटा? एम यू। क्यों? अकेली गोली चल रही है, और ये किस पे? फाइनल बोल। क्या गोली इसके साथ में मिल चुकी है? अगर गोली इसके साथ मिल गई और टक्कर हो गई, तो दोनों की कंबाइंड वेलोसिटी क्या होगी? मान लो वी। दोनों साथ जाएंगे ना? साथ जाएंगे, कितनी वेलोसिटी से जाएंगे? कोई नई वेलोसिटी वी। क्योंकि हमें ये दे दिया कि बुलेट गेट्स एम्बेडेड इन द ब्लॉक, यानी बुलेट टक्कर मार के ब्लॉक के अंदर ही रह गई है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि टक्कर मार के सब कुछ रुक गया, ऐसा तो नहीं है। ये ब्लॉक क्या वेरी मैसिव है? ब्लॉक मैसिव है, पर बुलेट और ब्लॉक का मास कंपेरेबल है। इतना मैसिव नहीं है कि बुलेट जो है वो उसके आगे चींटी हो और तुम इंसान हो। समझ गए? ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जिसके अंदर बॉल दीवार से टकराती है, तो अपन दीवार की वेलोसिटी निकालते हैं, बॉल की निकालते हैं। हमें पता होता है दीवार है, और यहां क्या है बेटा? ब्लॉक। तो दोनों मिलके वेलोसिटी v से गए, तो बोल यहां से v निकल के आ जाएगी। इनिशियल कितना बेटा? एम यू। फाइनल बोलो m प्लस एम टाइम्स ऑफ v। तो जल्दी बोलो v की वैल्यू कितनी आ गई? एम यू अपॉन छोटा m प्लस बड़ा m। सही है? ये तो हमने इसकी वेलोसिटी निकाल ली कि टक्कर के बाद में जो इनकी कॉमन वेलोसिटी होगी वो। ठीक है? टक्कर के बाद की कौन सी वेलोसिटी? कॉमन वेलोसिटी। इनिशियली ये वाला कैपिटल एम किस पे था बेटा?
रेस्ट पे, और फाइनली दोनों मिलके इतने से जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब ये किस हाइट तक जाएंगे वो भी तो निकाल लें। वो कैसे निकालूं? एनर्जी कंजर्वेशन। क्या अप्लाई कर दूं बेटा? एनर्जी कंजर्वेशन कर दो। ये नीचे वाले पॉइंट से लेके ऊपर वाले पॉइंट तक नहीं कर सकता, कर देते हैं। तो बताओ जरा कैसे करूंगा? बाय एनर्जी कंजर्वेशन, बताना जरा कैसे होगा बेटा? हाफ एम वी स्क्वायर, हाँ चलो पूरा लिखता हूं, के आई प्लस यू आई इज इक्वल टू, सही, चलो के इनिशियल लिखो, हाफ एम वी स्क्वायर या एम प्लस एम वी स्क्वायर, यहां से लेके यहां तक लगाना है बेटा। तो यहां पर अब मास कितना हो गया? एम प्लस एम हो गया इंटू वी स्क्वायर। दिस शुड बी इक्वल टू, दिस शुड बी इक्वल टू के फाइनल बोल 0, मैक्सिमम हाइट निकालनी है ना, और यू फाइनल कितनी हो गई? एम प्लस एम जी एच। बोलो भाई, नहीं आया? पक्का? इसमें कोई डाउट? बेटा बुलेट प्लस ब्लॉक सिस्टम पे ऊपर लगा रहा हूं। किस पे लगा रहा हूं? बुलेट प्लस ब्लॉक। जब बुलेट की टक्कर हो गई उसके बाद। नहीं आ रहा? कुछ कटा? एम प्लस एम कट गया बेटा। बचा क्या हमारे पास? v की वैल्यू बोलो, अंडर रूट 2gh। यार बोलते ही नहीं हो। और इस h की वैल्यू कितनी है? L माइनस एल कॉस थीटा। क्या यहां पर पुट हो जाएगी? तो v की वैल्यू हो गई अंडर रूट 2g l इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। क्या यहां से भी हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं? अच्छा, क्या यहां से हम हाइट भी निकाल सकते हैं? सब कुछ निकाल सकते हैं, बहुत इजी। ये सब तुम्हें वैसे भी पता है, नाम लेके जबरदस्ती एक स्टाइल मार दी गई है और कुछ नहीं है। ये सब हम वैसे भी जानते हैं। ये जानते हो ना, वैसे भी इन जनरल भी तो जानते हो कि ऐसे हम लोग एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। बस अब एक नया नाम दे दिया उसको, बैलिस्टिक पेंडुलम। फालतू सवाल तो बहुत खतरनाक बनते हैं इसके ऊपर अगर बनाना चाहें तो, पर हम वो बनाते नहीं है जबरदस्ती के। ऐसे बोलते हैं, ऐसे पेंडुलम लटकी हुई है, यहां से एक गोली आ रही है, गोली ने इस वाली पेंडुलम को हिट किया, और अब दोनों मिलकर वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करने लगे। समझ गए? अरे उसमें क्या हो गया, सवाल तो इजी है। वर्टिकल सर्कल के लिए यहां मिनिमम वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? अगर रूट 5g आ रहे तो कर जाएंगे, नहीं है तो नहीं कर, बस। भगवान भला करे। हाँ, है शुरुआत हमसे करे। अच्छा, सर्दी लगी? अरे यही हो जाएगा, या ऐसे मत किया करो। कितनी बार बोला है तुम्हें, अभी सबको भागना पड़ेगा। आवाज दो आदमी निकालते हैं, फर्क सब पे लगता है। मास्टर ही भागने लग जाएगा इधर सुध। छपाई हो गई क्या? जल्दी छापो। कितने स्पैम कॉल्स आते हैं यार, हैं? गजब ही स्पैमिंग हो रही है आजकल। काट रहा हूं तो फिर कर रहे हैं। करें? चलो भाई, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन एंड कोलिजन एंट्री हो रही है बहुत ही जबरदस्त पोर्शन में।
रेस्टिट्यूशन और कोलिजन फिर आ गया ब्लॉक लिस्ट में डालने के बाद। नंबर बदल बदल के करते रहते हैं। अच्छा ये काम भी कर रहे हो तुम लोग। अब देख लो मेरा श्राप तुम लोग जानते हो है ना, मैं क्या देता हूं। तो उस वाले श्राप को देखते हुए आप लोग मेरा नंबर डाला करो ऐसे किसी भी ऐप के ऊपर। अभी अभी बताया था मैंने रिमोट से कनेक्शन के टाइम, बार बार इस शब्द को नहीं बोलना चाहता हूं, तो इसीलिए ये सब हरकतें करना बंद करो। बचकानी हरकतें कर रहे हो बिल्कुल यार। एक वो ऐप आती है उसपे नंबर डाल दो, साला वो एसएमएस आने शुरू हो जाते हैं ओटीपी वाले, है ना, वो भी तुम लोग करते रहते हो जबरदस्ती के। भैया ये सब आपकी डेटा प्राइवेसी खत्म कर देते हैं। आपकी भी जाती है जो लोग उसमें एंटर कर रहे हैं, और उसकी भी जाती है जिसके ऊपर आप लोग कंटिन्यूअस कॉल करवा रहे हैं। क्यों ये सब काम कर रहे हो भाई? डेटा बेच रहे हो अपने देश का जबरदस्ती फ्री में। गजब के लोग हो। तुम्हें पता नहीं है कि इसका कितना गलत उपयोग हो सकता है। बस ठीक है, इतना बहुत है। मैंने बोल दिया जितना बोलना था, आप ना बोले, है ना। बस कोई बात नहीं, है ना। पर ये काम नहीं करें तो अच्छा होगा, है ना। है गदर टू आ रही है, हाँ गदर टू अभी तो नहीं यार, मैं देखता हूँ। बीवी बोलेगी तो चला जाऊंगा। तुम सब लोग जा रहे हो क्या गदर देखना? चलो बढ़िया, इधर आओ अब। ई का मतलब कौन बताएगा मेरे को? ई का मतलब क्या होता है? वही बेटा बात बात और करनी है कोई चकल्लस तुम्हें? अपनी बहुओं की बुराई करनी है, सास की बुराई करनी है? करो जल्दी से। ई का मतलब है बेटा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, जो हम लोगों को सिंपली समझ में आता है। ठीक है, ई का मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब ये जो लिखा हुआ है सेपरेशन और अप्रोच, इसको हम लोग बोलते हैं अलोंग लाइन ऑफ इम्पैक्ट। और ये भी क्या होती है बेटा? अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट। एलओआई का मतलब क्या है? लाइन ऑफ इम्पैक्ट। दो तरह की लाइंस होती हैं देखो, एक होती है लाइन ऑफ इम्पैक्ट और एक होती है लाइन ऑफ मोशन। असल में जो ई नाम की एक क्वांटिटी आप लोग पढ़ रहे हो, इसको डिफाइन किया गया है इंपल्स ऑफ रिफॉर्मेशन और इंपल्स ऑफ डिफॉर्मेशन से। मतलब क्या होता है कि जब भी कोई टक्कर हो रही होती है तो एक बार तो होता है डिफॉर्मेशन, और उसके बाद में क्या होता है? रिफॉर्मेशन। तो डिफॉर्मेशन और रिफॉर्मेशन का एक प्रोसेस है। तुम इमेजिन करो कि मेरे हाथ में दो गुब्बारे हैं, और वो गुब्बारों को मैं इस तरह से आपस में पास ला रहा हूं। अगर मैं गुब्बारों को इस तरह से बेटा आपस में पास में लाऊंगा, इन दैट केस क्या होगा? इनिशियली जब वो दोनों आपस में टकराएंगे तो एक दूसरे को दबाएंगे या चौड़ा कर देंगे? दबाएंगे। अब ये जो गुब्बारे आपस में एक दूसरे को प्रेस कर रहे थे, उसके बाद में जब मैं इन्हें रिलीज करूंगा तो क्या वो जो दबा हुआ पार्ट था वो वापस खुल जाएगा? तो पहले क्या हो रहा है? डिफॉर्मेशन, बाद में क्या हो रहा है? रिफॉर्मेशन। इसीलिए बोलते हैं रिफॉर्मेशन और डिफॉर्मेशन। तुम्हें टर्म्स का मतलब समझ में आ रहा है? और इसी को फिर हमने क्या नाम दिया? सेपरेशन और अप्रोच। सेपरेट होने वाली वेलोसिटी और अप्रोच वाली वेलोसिटी का रेशो। और इसको सिंपली अगर हम लोगों को लिखना है तो हम लोग ऐसे लिख लेते हैं कि जैसे मान ले m1 मास है, इनिशियली मान लो u1 से जा रहा था, एक मास और था आपके पास जो क्या था बेटा? m2, और कितने से जा रहा था बेटा? u2 से। फाइनली इन मासेस की जो कंडीशन थी वो ये थी कि आपका जो m1 मास है वो जा रहा था कितने से बेटा? v1 से, और जो m2 मास है वो जा रहा था कितने से? v2 से। तो जो हम लोग E को डिफाइन करते हैं उसमें सेपरेशन कौन सा है? V2 और V1। भाई सेपरेट होने के बाद कितने से जा रहे हैं?
V2 और V1 से। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं E इज इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। सेपरेशन की वेलोसिटी अपॉन अप्रोच की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। असल में E जो है ये एक सरफेस की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? सरफेस की प्रॉपर्टी है। इसके बारे में अगली क्लास में मैं आपको प्रॉपर फिजिकल एग्जांपल्स दूंगा। अपन लोग जो चीजें लेकर आएंगे ना उससे एक्सपेरिमेंट करेंगे अगली क्लास में, तो उसके अंदर बताऊंगा कैसे होता है। हाँ, किसका समझा रहा हूं ना? आएगा, अब आएगा बेटा, समझा रहा हूं। अभी बस ये लोई लोई लिख ले, अभी इसका मतलब समझाने वाला हूं। लोई लोई, एक होती है लोई, एक होता है लोम। इनका मतलब ही समझा रहा हूं बेटा। तो ई की वैल्यू क्या होती है? V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। और ये जो ई है ये किसकी प्रॉपर्टी है? सरफेस की। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द, आप लोगों ने देखा होगा घास में बॉल टप्पा अच्छे से नहीं खाती, पर वही सीमेंटेड पिच पे बहुत बढ़िया टप्पा खाती है। ये मैं बात कर रहा हूं टेनिस की बॉल की, है ना? अब यही मान लो आपके पास में कॉर्क बॉल है। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। अब सुनो, इतनी जोर से बोलेगा तो डर के नीचे ही आ जाएगा। इसने बोला था संभाल लेते हैं। तो मैं जो बोल रहा हूं वो सुनो। अगर मैं बॉल हो तुम्हारे पास में एक रबर की, उसको इस पर टप्पा दूं तो ज्यादा ऊपर आएगी, या नीचे फर्श पे टप्पा दूं तो ज्यादा ऊपर आएगी? फर्श पे। ये बात एकदम पक्की है। अच्छा यही मान ले मेरे पास में कॉर्क की बॉल है, कॉर्क की बॉल को तो किसी पर भी टप्पा दूं कम ही ऊपर आएगी। तो ई जो है ना वो असल में किसकी प्रॉपर्टी है? सरफेस की। सरफेसेस कैसे हैं? कांटेक्ट का सरफेस कैसा है? ठीक है। अब मान लो एक तो तुम लोग बॉल को गिराओ किस पे? सीमेंटेड पिच पे, और एक उसी बॉल को गिराओ कीचड़ पे, तो कीचड़ पे बॉल टप्पा खा के ऊपर आएगी क्या? कीचड़ ऊपर आएगा। इसीलिए कीचड़ में पत्थर मारने नहीं चाहिए। सिंपल सही है, एनर्जी कंजर्व हो जाती है। आप अगर कीचड़ पे पत्थर मारोगे तो कीचड़ जरूर आपके ऊपर आएगा, है ना भाई? तो वो फिजिक्स का नियम है जो जीवन में अप्लाई हो जाता है। बोलते हैं ना, नहीं सुना नहीं है तुमने? कीचड़ में पत्थर मारोगे तो कीचड़ ही तुम्हारे ऊपर आएगा, बोलते थे ना बचपन में। वही वाली बात है ना, नहीं आएगा हम छाता लगा लेंगे, है ना? हाँ, तो ठीक है भाई, देखो तुम मार लो यार पत्थर, है ना? फिर अभी कल बोलोगे सर कीचड़ में ही कमल खिलता है, कीचड़ में ही सिंगाड़े होते हैं। सिंगाड़े होता है ना, कीचड़ में ही तो होता है। और जितना गंदा कीचड़ उतना टेस्टी सिंगाड़ा। मजाक नहीं कर रहा मैं। सिंगाड़े की खेती देखी है? कोटा के पास में एक गांव है, वहां पर जाकर देखी थी मैंने। भाई साहब एकदम गंदा पानी, ऐसा हो रखा कल काला टाइप्स। और उसके जो सिंगाड़े निकाल के जो बेच रहा था आदमी, ऐसे मीठे सिंगाड़े। फिर उससे बात की मैंने कि ये सब क्या है, तो उसने मेरे को बताया कि भैया पानी जितना गंदा और बेकार होता है सिंगाड़ा उतना ही अच्छा होता है। ये खास बात होती है सिंगाड़े की। सिंगाड़ा मतलब समोसा नहीं बोल रहा मैं, बिहार वाला। सिंगाड़ा फ्रूट होता है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? नहीं पता? तुम्हें हर चीज का नाम बनाना के नाम से ही आता है, तुम्हें जो भी दिखे बनाना। अब ये बनाना क्या बोलते हैं? चेस्टनट, बॉटल चेस्टनट, बॉटल चेस्टनट, वाटर चेस्टनट। अच्छा अब सुनो मेरी बात। तो ई किसकी प्रॉपर्टी हो गई? सरफेस। एक स्टार बना के लिखो। अरे बस सिंगाड़ो, इधर आओ। ई के बारे में लिखो स्टार बना के जल्दी से। इट इज अ सरफेस प्रॉपर्टी। लिखो लिखो, इट इज अ सरफेस प्रॉपर्टी। इट इज अ सरफेस प्रॉपर्टी। और इसकी वैल्यू जो है ना बेटा वो 0 से लेके 1 के बीच में होती है। इट इज अ सरफेस प्रॉपर्टी एंड हैज अ वैल्यू बिटवीन 0 एंड 1। 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। ऐसे लिखो जैसे मैंने लिखा है, इट इज अ सरफेस प्रॉपर्टी, और अगली लाइन में ऐसे लिख लो 0 से लेके 1 के बीच में। ठीक है। अच्छे स्मूथ सरफेसेस के लिए ई की वैल्यू 1 के क्लोज रहती है, पर 1 आइडियली कभी नहीं होती। आइडियली 1 नहीं हो सकती, पर हाँ 0 हो सकती है। कीचड़, फेंक दो बॉल को कीचड़ में, 0। समझ गए? तो बॉल अगर चिपक गई तो लौट के क्या आएगी? अरे बोलना। बॉल आपने कीचड़ में फेंकी तो लौट के बॉल आती है कि कीचड़ आता है?
बॉल तो नहीं आ रही ना, हमें तो बॉल चाहिए थी वापस, पर बॉल नहीं आई, तो इसीलिए ई क्या हो गया वहां पे, 0। तो सिंपल सिंपल से फंडा है। और वही अगर हमने अच्छे सुंदर एक स्मूथ फर्श के ऊपर बॉल को गिराया तो भी वापस नहीं आती, अरे पूरी लौट के नहीं आती। मैं ऐसे छोड़ूं तो होना क्या चाहिए, यहां से छोड़ूं तो यही आ जानी चाहिए ना, पर ऐसा तो नहीं होता ना। तो आइडियली ई की वैल्यू कभी भी 1 नहीं हो सकती, वो तो हम मान लेते हैं। ठीक है। अब तुमने एक बॉल देखी होगी, क्रेजी बॉल, छोटी सी, पागल हो जाती है वो, है ना। हाँ, यहां मारो भाई, डब 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 डब। तो वो क्रेजी बॉल का जो मटेरियल होता है ना बेटा, वही ऐसा होता है। मुझे ये भी याद दिलाना, क्रेजी बॉल भी लेकर आऊंगा, याद दिला देना। मेरे पास सब है, ये चिंता मत करो आप पे है कि नहीं है। जो नहीं होगा मैं ले आऊंगा बाजार से, उसमें क्या हो गया भाई, है ना। फिजिक्स के लिए उसमें क्या हो गया, क्या हुआ। हाँ पैसे लगते हैं, पर ऐसे कामों में मेरे से पैसे खर्च हो जाते हैं। मेरे से फालतू कामों में पैसे खर्च नहीं होते हैं। फालतू में क्या है मतलब, पार्टी वार्टी में क्या पैसे की बात कर रहे हो, पार्टी तो, पार्टी में पैसे देने की क्या बात हो गई, छोटी मोटी बातें मत किया करो मुझसे, इधर ध्यान दो। वो अलग बात है कि मैं दूंगा नहीं, है ना। अभी किस बात की पार्टी करनी है यार, ना तो तुम लोग पढ़ रहे हो, ना तुम लोग अच्छे नंबर ला रहे हो, फिर क्या मैं पार्टी दूं तुम लोगों को। चलो, बल्कि तुम मेरे को खुश रखा करो कि सर आप पढ़ाते रहो, नंबर नहीं आ रहे हैं पर एक दिन जरूर आएंगे। अब इधर देखो, अब सुनो। अच्छा चलो चलो, अरे कोई पार्टी वार्टी नहीं चाहिए, सब इधर ध्यान दो, आओ। m1 इधर हो गया बेटा, और ये मान लो वेलोसिटी कितनी थी बेटा, u1, बातें बंद। इसके आगे बेटा एक मास यहां रखा था, इसका मास क्या था, m2, और इसकी वेलोसिटी मान लो इधर थी कितनी बेटा, u2। सही है। सब लोग ध्यान से देखो, इन दोनों की अगर टक्कर होगी तो एक चीज बता, ये जो लाइन है ना बेटा, जिसके अलोंग ये दोनों चल रहे होते हैं, ये वाली लाइन कहलाती है इनकी लाइन ऑफ मोशन। क्या कहलाती है बेटा ये, लाइन ऑफ मोशन, जिसके अलोंग पार्टिकल ट्रेवल करता है, जिसके अलोंग उसकी वेलोसिटी होती है, लाइन ऑफ मोशन अलोंग वेलोसिटी, अलोंग वेलोसिटी। ठीक है। अच्छा, इनकी टक्कर होगी तो क्या दिखेगा तेरे को, ऐसे और ऐसे। ठीक है। और यहां से इधर क्या लग रही होगी, नॉर्मल, और इधर से भी इधर क्या लग रही होगी बेटा, नॉर्मल, यही लगेगा। तो जो आपकी कॉमन नॉर्मल वाली डायरेक्शन होती है वो होती है लाइन ऑफ इंपैक्ट। कौन सी डायरेक्शन बेटा, कॉमन नॉर्मल वाली डायरेक्शन, ये क्या कहलाई, लाइन ऑफ इंपैक्ट। अभी देख, लाइन ऑफ इंपैक्ट और लाइन ऑफ मोशन चेंज करेंगे अपन। ठीक है, एक हो गई लाइन ऑफ मोशन, दूसरी क्या हो गई, लाइन ऑफ इंपैक्ट। अब लाइन ऑफ मोशन और लाइन ऑफ इंपैक्ट क्या अलग अलग भी हो सकते हैं, यस। क्योंकि ये कौन सी लाइन है, ये होती है बेटा कॉमन नॉर्मल वाली लाइन। ठीक है। अब इसको मान ले मैं कोलिजन को ऐसे हेड ऑन ना करके, मैं कोलिजन ऐसे करता कि मान ले एक बॉल तो यहां से गई थी विद वेलोसिटी u1, और दूसरी बॉल यहां रखी थी और ये ऐसे जा रही थी u2 से। ये आपका m1 मास है, ये आपका कोई m2 मास है, और u1 जो है बेटा वो u2 से क्या दे रखी है, बड़ी। तभी तो टक्कर होगी, बोलो। अब इनकी टक्कर हुई किसी दूर देश में जाके, और वो जो टक्कर हुई थी, अबे हाँ, वो जो टक्कर हुई थी, तो वो ऐसे रहा होगा ना बेटा, सीन देख, अरे बोलना। ये वाला जो टक्कर का सीन है, ये ऐसा दिखा होगा ना तुम्हें, पहले जैसा दिखा क्या, ऐसे भिड़ रहे हैं नहीं, इस बार एक ऐसे और एक ऐसे, तो यूं भिड़ रहे हैं। अब इस समय आप लोग ये देखेंगे कि लाइन ऑफ मोशन तो दोनों की सेम है, देखना ये भी सीधा जा रहा है, बोलो, और ये भी इधर जा रहा है। तो लाइन ऑफ मोशन तो बेटा ये है, दिस इज योर लाइन ऑफ मोशन एंड दिस इज ऑल्सो योर लाइन ऑफ मोशन। जब तक बॉडी चल रही है तो लाइन ऑफ मोशन ही है, टक्कर पे ही आती है बेटा लाइन ऑफ इंपैक्ट। टक्कर होने पर क्या आती है, उससे पहले होती है क्या लाइन ऑफ इंपैक्ट, यहां है क्या लाइन ऑफ इंपैक्ट, टक्कर हुई तभी तो डिफाइन करूंगा। अब इनकी टक्कर हो गई, अब लाइन ऑफ इंपैक्ट है क्या, कौन सी होगी, कॉमन नॉर्मल वाली। मुझे बताओ नॉर्मल किधर लग रहा है यहां पे, क्या बेटा इधर, और इसमें इसके सेंटर की तरफ, तो ये वाली लाइन क्या हो गई अब आपकी, लाइन ऑफ इंपैक्ट। तुम्हें चमका भी कुछ, तो कॉमन नॉर्मल वाली लाइन होती है क्या, लाइन ऑफ इंपैक्ट,
और मूवमेंट वाली लाइन क्या होती है? दोनों अलग अलग भी हो सकती हैं, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है ना? क्या हो गया? बना बुनू के खत्म करो ना। बन गया? जल्दी बनाओ, आधे मिनट का टाइम। 30 20 10 0। हाँ जल्दी जल्दी बनाओ। हाँ, क्या चेक करो? फिर बढ़ा दिया? अरे मैंने एसी बंद कर दिया, टेम्परेचर कहां से बढ़ाएगा? एसी बंद है, मैं चला देता हूं। उसका चेंज कर दिया होगा। कितना दिख रहा है? हाँ इसका तो सही है। क्या हो रहा है? हो गया बेटा, ये बना लिया। चलो आगे बढ़ा जाए। है? चलो लिखो, हेडिंग डालो, टाइप्स ऑफ कोलिजन। क्या हो गया? जल्दी जल्दी नोट करते जाओ बेटा। चलो भाई, तीन तरह के कोलिजन: परफेक्टली इलास्टिक, पार्शियली इलास्टिक या इनइलास्टिक, और एक कंप्लीटली इनइलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स वो होते हैं जिनमें ई की वैल्यू क्या होती है? 1। परफेक्टली इलास्टिक, ई की वैल्यू 1 है ना? जितने से गए उतने से लौट के आ गए। 5 से टकराए तो 5 से ही ऊपर आ गया। क्या रियल में ऐसा होता है? फिजिक्स में ऐसा हो सकता है आइडियल केसेस के अंदर। ठीक है? पार्शियली का मतलब 0 से लेके 1 के बीच में होगा ई, ना 0 होगा ना 1 होगा, उसके बीच में कहीं डोल रहा होगा, जो असल में रियल केस भी होता है। और कंप्लीटली इनइलास्टिक में ई क्या हो जाएगा? 0। कीचड़, बॉल फेंक दी कीचड़ पे, समझ गए? कंप्लीटली इनइलास्टिक। इनके अंदर बेटा मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड रहता है। यहां भी मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड रहता है, और यहां भी मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड रहता है। ऐसी कोई कंडीशन नहीं होती दुनिया के अंदर, ध्यान रखें, कि जब एनर्जी कंजर्व होती है तो ही मोमेंटम कंजर्व होता है।
या जब मोमेंटम कंजर्व होता है तभी एनर्जी कंजर्व होती है। ये सब मिसकंसेप्शन है लोगों के, ठीक है। तीसरा, काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड रहती है पहले केस में सिर्फ, ओनली इन द केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स काइनेटिक एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व, यानी हाफ एम वी स्क्वायर इनिशियल और फाइनल बराबर, खास बात। और वहीं जब हम लोग पार्शियल वाले की बात करते हैं तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं रहती है, और ऐसे ही बेटा यहां पर भी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड नहीं रहती है, यहां मैक्सिमम लॉस होता है। यहां क्या होता है, मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। भाई किसी की वेलोसिटी v थी, आपने 0 ही कर दी, तो लॉस क्या होता है यहां पे, मैक्सिमम। मिनिमम लॉस कहां होता है, पार्शियली इलास्टिक, इसमें तो लॉस ही नहीं है ना, उसको मिनिमम मैक्सिमम क्या बोले। पर हाँ, अगर ये भी ऑप्शन में हो कंपेयर करने के लिए कि भाई मिनिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी किस में होता है, तो असल में पहले ऑप्शन में लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो वही मिनिमम है। बोलो भाई, वही क्या हो गया, मिनिमम। आई बात समझ में। तो तीनों पॉइंट्स को हम लोगों को समझना है। यहां पर हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, यस और नो, यहां कर सकते हैं, यहां कर सकते हैं, पहले केस में ही होगा बस। मोमेंटम तीनों में कंजर्व कर सकते हैं। क्या ऐसा कोई रूल है कि व्हेनेवर एनर्जी इज कंजर्व्ड मोमेंटम इज कंजर्व्ड? हाँ बोलो, ना बोलो, कुछ तो बोलो। नहीं है ना। और ना ही ऐसा कोई रूल है कि जब मोमेंटम कंजर्व होगा तो एनर्जी कंजर्व होनी चाहिए। दोनों ही ऐसे कोई रूल बने हुए, ये बात हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, नोट कर लिया सारा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आ जाओ, लिखो, लिखिए, लिखाऊं बेटा? चलो 1 मिनट इसमें, चलो लिख लेना यार, अब इसमें क्या हो गया। एम मास का ब्लॉक बच्चों ये ट्रेवल कर रहा हुआ जा रहा था किसी वेलोसिटी u के साथ। यहां पर भी एक m मास का ही ब्लॉक रखा हुआ था, जो किस पे था बच्चों, रेस्ट पे। आपको बोला कोलिजन इज परफेक्टली इनइलास्टिक, ऐसे ही लिखता है, कोलिजन इज परफेक्टली इनइलास्टिक। अभी बताऊंगा कितनी मैक्सिमम एनर्जी लूज हो सकती है। तो फाइंड एनर्जी लॉस, चलो बताओ कितनी एनर्जी लॉस कर गए, बोलो। दोनों के मासेस सेम है, कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक। नहीं हुआ? अरे कलम चलाना तो शुरू करो। नहीं चल रही? एक क्लास छोड़ के एक क्लास आएगा तो कलम भी नहीं चलेगी, दिमाग भी नहीं चलेगा, है ना बेटा? हैं? पिछले वीक? हाँ नहीं था ना, वही तो बोल रहा हूँ, कल भी नहीं था। हाँ, पिछले वीक की क्या बात कर रहा है, इस वीक कौन सा था? अब बेटा वीक अगर ऐसे ही छोड़ता रहेगा तो वीक होता जाएगा ना। सब्जेक्ट भी वीक होगा, दिमाग भी वीक होगा, और फिर अल्टीमेटली खाली बैठेगा तो फिजिकली भी वीक होगा। इधर ध्यान दो, वीक हर जगह से होगा।
बट पढ़ाई पे ध्यान दे बेटा, मस्ती मौज तो चलती रहेगी, फिर बोल रहा हूँ। घर गया जो भी है, मतलब अगर देखो ऐसे में जाओ तो मेरे को इन्फॉर्म करो कि सर हम नहीं आ रहे हैं और ये कारण है इसलिए नहीं आ रहे हैं। तुम्हारा तो मन करता है तब छुट्टी मार लेते हो यार, बहुत सारे लोग, तू भी मतलब उनमें से ही है। तो मैं बस आपको इतनी सी बात बोलना चाह रहा हूं कि अगर आप कोई लंबी छुट्टी ले रहे हो या एक दो दिन की भी छुट्टी ले रहे हो तो मुझे एक बार ये तो बता दो कि सर हम इस कारण से नहीं आ रहे हैं, नहीं तो फिर मैं तो बेइज्जती करूंगा क्लास में। अब मुझे क्या पता कोई भी कारण हो, अब मेरे को तो ये दिखता है ना कि तुम कभी आते हो कभी नहीं आते हो और फिर वीकनेस दिखाते हो। चलो आ जाओ, चलो अब इधर ध्यान दो भाई, है ना, ध्यान से इधर सब लोग। भाई कोलिजन अगर परफेक्टली इनइलास्टिक है, इसका मतलब ये जो ब्लॉक आ रहा था चलता हुआ, इससे टकराने के बाद क्या हुआ, इसी के साथ रह गया ना। असल में देखो, चिपकना बोलना तो गलत होता है। चिपक गया क्या होता है बे, कोई गोंद थोड़ी लगाता है इस पे जो चिपक गया। बोथ स्टार्टेड मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। भाई लोग गलत टर्म ही गलत काम में लेते हैं, ये इससे टकराया इससे चिपक गया, अरे चिपकता नहीं है, दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, अगर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन होता है तो। आई बात समझ, चिपकने का कोई कंसेप्ट अंसेप्ट नहीं होता कि ब्लॉक चिपक गए आपस में क्योंकि इनइलास्टिक है, चिपकना नहीं होता है, होता क्या है, दोनों सेम से जाते हैं तो दिखता है साथ साथ जा रहे हैं तो लोग बोलते हैं चिपक गया, गलत है वो, द ब्लॉक डज नॉट स्टिक टुगेदर। अरे आई बात समझ में। चलो अब इसका सॉल्यूशन करते हैं, इनिशियल फाइनल पहले मोमेंटम कंजर्व करूं, पी इनिशियल बोलो, एम यू, ये तो रेस्ट पे है ना, पी फाइनल बोलो, क्या 2mv, टक्कर के बाद की वेलोसिटी क्या मान ली, v। अरे इनिशियली अकेला चल रहा था और फाइनली दोनों मिलके चल रहे हैं ना बेटा, तो 2m और इसकी वेलोसिटी क्या मान ली गई बेटा, v, चलेगा आपको। तो v की वैल्यू निकाल लो यहां से, mu इज इक्वल टू वॉट, 2mv, तो यहां से बेटा v कितना आ गया, u/2, सही है। अरे क्या हो गया यार, v की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, u/2। अच्छा ये जो अब आप लोगों ने v यहां पर कैलकुलेट किया है, क्या इस वाले v को हम लोग एनर्जी लिखने के काम में ले सकते हैं। इनिशियली काइनेटिक एनर्जी क्या थी, हाफ एम यू स्क्वायर, बोलो ना, और के फाइनल कितनी है बेटा ये भी बताओ, हाफ एम प्लस एम यानी 2m इंटू क्या बेटा वी स्क्वायर। तो इसको कैसे लिखूंगा, हाफ इंटू 2m इंटू वी का स्क्वायर, वी कितना है u/2, तो कितना हो गया बेटा u स्क्वायर बाय, नहीं आया, आ गया। इसको थोड़ा सा अलग करके लिख ले, ऐसे ऐसे लिख लूं, हाफ एम यू स्क्वायर बाय मतलब 4, एक दो से ये वाला दो काट दे, तो हाफ एम यू स्क्वायर बाय 2 नहीं हो जाएगा, कितना लिखूंगा बोल, हाफ एम यू स्क्वायर बाय 2। अब कंपेयर कर इनिशियल और फाइनल, ये कितनी है, और इसको देखिए ये भी तो यही लिखा है, क्या हो गया, इसकी जगह के इनिशियल लिख दूं तो ये हमारे पास में जो के फाइनल है उसकी वैल्यू कितनी हो गई, के इनिशियल बाय, अगर लॉस निकालोगे तो आधी लॉस हो गई, 50% मैक्सिमम लॉस है, नहीं दिखा तुम्हें। अगर मैं यहां पर लॉस पूछूंगा तो लॉस कैसे लिखते हो, इनिशियल माइनस फाइनल लिखते हो ना बेटा, के इनिशियल माइनस के फाइनल कितना हो गया, के इनिशियल बाय 2, तो कितना आया बेटा के इनिशियल बाय 2, इसका मतलब 50% लॉस हो गई, गई कहां पे 50% है, एक्सटर्नल हीट होती है, लाइट होती है, साउंड होती है ना बेटा, फ्रिक्शन फ्रिक्शन की बात नहीं हो रही है, हीट लाइट साउंड इन सब के अंदर चली जाती है। अब दिख तो नहीं रहा ना, पर देखो हो रही है, दिख रहा है क्या तुम्हें कुछ, पर हो रही है लॉस तो, ये इसमें जादू होता है, 50% लॉस हो गई एनर्जी, इतनी जोरदार बात, ठीक है। चलो एक और सवाल करते हैं, हाँ बेटा,
हाँ बिल्कुल लगेगा। हैं? एक दूसरे को प्रेस तो करते हैं ना बेटा, गोंद गोंद थोड़ी ना लगा हुआ है। एक दूसरे को जब टक्कर होती है उतनी देर के लिए प्रेस करते हैं, और फिर क्या हो जाता है, वापस रिफॉर्मेशन भी हो जाता है। मैंने वही तो गुब्बारे के एग्जाम्पल से क्या बताया था, कि इनिशियली एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रेस, और उसके बाद एक दूसरे से दूर भी जाते हैं। ठीक है, वो कंडीशन जब पूरी हो जाती है तब फिर दोनों साथ जाने शुरू होते हैं, है ना। कल समझाऊंगा गुब्बारे लाके, मेरे को याद दिला देना क्या क्या लाना है मेरे को। बॉल्स लानी है, गुब्बारे लाने हैं, और क्रेजी बॉल दिला दोगे ना। हाँ, अरे ये समझ में आ गया। चल, अभी एक और क्लास है। कल से है, ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत, कोई बात नहीं, कल की फील ले लो आज ही। चलो भाई इधर ध्यान दो। अरे बालकों, ओ ओ, इधर देख, यहां बेटा एक मैसिव वॉल है। क्या है यहाँ पे, वॉल है तो मैसिव होगी, यानी इसका मास इतना जबरदस्त है कि इससे अगर कोई चीज टकराएगी तो चूर चूर हो जाएगी, है ना। पर हमारी जो बॉल वगैरह है ये सब चूर चूर, पर हाँ इसके टकराने के बाद इसकी वेलोसिटी बदल जाएगी, पर दीवार की वेलोसिटी नहीं बदलेगी जिंदगी में कभी भी। समझ गया ना बेटा, दीवार की वेलोसिटी पूरी जिंदगी भर चेंज नहीं होगी, ये पक्का है, क्योंकि हम दीवार को कैसा मान के चलते हैं, दीवार इज मैसिव। कैसी होती है बेटा दीवार, और इसीलिए दीवार की वेलोसिटी आपको टक्कर के बाद भी चेंज नहीं करनी है, पर बॉल की तो बदलेगी। बॉल अभी कितने से आ रही है दीवार के पास, दीवार कितने से आ रही है बॉल की तरफ, 20। आपको निकालना है टक्कर के बाद बॉल की वेलोसिटी क्या होगी। फाइंड, निकाल दो सर, तो उसमें क्या हो गया, वी बॉल आफ्टर टक्कर, इतना सा सवाल है। टक्कर के बाद बॉल की वेलोसिटी, ई की वैल्यू हाफ है। मैं कराऊं ये वाला, अगला खुद से करोगे क्या। ई का फॉर्मूला याद है ना, V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2, बस ये अप्लाई कर लो ना। इनिशियल फाइनल मार्क कर लो क्या क्या होगी। भाई U1 U2 क्या होती है, इनिशियल, और V1 V2 क्या होती है। तो एक काम कर, बॉल को 1 मान ले, दीवार को 2 मान ले। बॉल को क्या बोला 1, दीवार को क्या बोला, तो U1 की वैल्यू क्या है, व्हाट इज U1, -5। डायरेक्शन कौन देखेगा, वेक्टर होता है ना भाई, तो -5 डालूंगा ना। अच्छा U2 +20, बहुत बढ़िया। V1 पता नहीं, अरे बोलो, और V2 पता है 20 रहेगा। मैसिव है ना, मैसिव वॉल का बदल सकता है क्या। मैंने 2 नंबर किसको दिया है, वॉल को, और 1 नंबर किसको दिया है, बॉल को। अरे ध्यान से सुन रहे हो, ये 2 नंबर है और ये क्या है, 1 नंबर। क्लैरिटी है इस बात में, बस वही चीज को अब फॉर्मूलों में पुट कर लो। बताओ ई कितना है बेटा, 1/2, V2 माइनस V1 कितना हो गया, 20 माइनस V1 जो हमें पता नहीं है, अपॉन U1 माइनस U2, U1 बोल, -5 -20, सॉल्व कर ले। 1/2 ये कितना हो गया, 25, तो -25/2 इज इक्वल टू 20 माइनस V1। देखना जरा V1 कितना आ रहा है, 20 प्लस 12.5, कितना हो गया बेटा ये, 32.5।
मीटर पर सेकेंड। तुम्हारा भी यही आया क्या? तुम तो ऐसे देख रहे हो, तुमने कभी ऐसे सवाल ही नहीं देखे। कोई बात नहीं, पता ही नहीं क्या ही पढ़ के आए हो, पढ़ के ही नहीं आए। हाँ, दीवार की वेलोसिटी नहीं बदलेगी वापस, 5 की ही बदलेगी, क्योंकि बॉल तो छोटी सी है ना बेचारी, बस इसीलिए मैसिव वॉल की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, एज सिंपल एज दैट। ठीक है ना भाई, मैसिव वॉल की वेलोसिटी चेंज नहीं करनी है, ध्यान से। ठीक है बच्चों, अगला करें। नो सर क्या होता है, चुपचाप से करो। आज कोई चौथी क्लास नहीं है, मेरे को भी पता है। हाँ है, बहुत बढ़िया। टक्कर के बाद बॉल की वेलोसिटी है कितनी? ई की वैल्यू दे रखी है ना 1/4, करो। क्या बोल रहा था, बोल। हाँ वही लगा बेटा, और क्या, सेम तरीका है, करके देखो। कहाँ है कॉपी? बैग पैक कर दो। इतनी जल्दी? जल्दी कर, जल्दी कर, आंसर निकाल, तू ही निकालेगा पहला आंसर। बस हो गया रंग रोगन, जल्दी किया कर, पढ़ाई छोड़ के सब करता है तू, है ना? कितने नंबर आ रहे हैं यहाँ, लिख। इसमें हो जाएगा सिलेक्शन? है? नहीं होगा ना, तो फिर पढ़ ले, बहुत बातें करते हो। 16.5, 50.5, 50.5। भाई तुमने वन बॉल को मान लिया होगा, और टू मान लिया किसको? वॉल को। अब लगाएं बेटा फॉर्मूला। ई की वैल्यू बोलो, 1/4 इज इक्वल टू क्या होता है? V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। बोलना V2 कितना है? 40। मैं अलग से लिख लेता हूं, U1 बोलो पहले, क्या बेटा? -2। U2 बोलो +40। V2 बोलो +40। और V1 के बारे में हमें पता, ये कितने लोगों ने सही माना था? तो फिर तो आंसर सही निकाला होगा। तो 40 V2 माइनस V1, V1 कितनी है बेटा पता नहीं है, डिवाइडेड बाई U1 माइनस U2। यही सॉल्व किया है। आपका आंसर कितना आ गया बेटा? ये -42/4 इज इक्वल टू 40 माइनस V1। यहां से बताना बेटा V1 क्या आ गया? 40 प्लस 42/4। 4 × 40 160, 202/4, 50.5 बिल्कुल सही उत्तर है। बहुत बढ़िया। देखो आंसर आप लोग इजीली निकाल सकते हो, क्वेश्चंस क्या होते हैं, बहुत इजी होते हैं, बस हम लोगों को समझना है कि कैसे उनको सॉल्व करना है। अब आपको अगर मान लो ये फॉर्मूला अप्लाई करना नहीं आता, U1 U2 सही मानने नहीं आते, तो क्वेश्चन कभी नहीं होगा। अब U1 U2 मानने भी आते हैं और डायरेक्शन नहीं दी, तो फिर गलत हो जाएगा। तो इसीलिए बी अवेयर ऑफ डायरेक्शन, बी अवेयर ऑफ द फॉर्मूला। फॉर्मूला याद रख सकते हो, सिंपल सा फॉर्मूला है, बाकी फिर अपन लोग अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, मैंने WP का थर्ड डिस्कस करा दिया था, 1 और 2 हुए हैं, तो WP 3 और 4। ठीक है बेटा।
कोई बात नहीं। चलो भाई बाय बोलो सब लोग, बाय बाय। एंड प्लीज अटेंड द ग्रेविटेशन क्लास, ग्रेविटेशन की क्लास छोड़नी